कि इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए क्या लेसन्स हैं कि आगे चलकर क्या कंपनी ये नंबर को सस्टेन कर पाएगी या नहीं, राइट। जो रिमेनिंग बच गया 9.5%, ये कंपनी इसको कब एक्वायर करेगी? स्टार्टअप के पास क्या तरीका है कि वो ग्रो कर सके। तो क्या होता है आप समझते हैं भाई, ये 3x और 4x है, इनका 8.5x है, तो कैसे जस्टिफाइड है? मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स को ये अपने नेटवर्क से बेचेंगे तो इनकी सेल कितनी आ जाएगी। अब मार्केट रिस्क क्या होता है? सबसे पहले HUL को क्या चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW Skills Finance. Today I am going to pull back the curtain on one of the most strategic acquisitions in India, and of course this is the latest one in 2025, that is HUL's acquisition of Minimalist. तो ये केस स्टडी पर जाने से पहले लेट मी टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट केस स्टडी। हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज को इस केस स्टडी के साथ कंक्लूड करने जा रहे हैं। आई बिलीव आपको इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज से बहुत सारी लर्निंग्स मिली होंगी, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जितने भी रिसोर्सेज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी ऑन द PW ऐप। सो जस्ट गो एंड एनरोल फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्री वाला प्रोग्राम, एंड वहाँ पर आपको ये सभी लेक्चर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो सर्टिफिकेशन के लिए जो टेस्ट होगा वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड अगर आपको लर्निंग्स मिल रही है तो हमारे साथ शेयर कीजिए आपका जो भी फीडबैक, जो भी एक्सपीरियंस रहा है। ओके, सो दैट बीइंग सेड, चलिए अब शुरू करते हैं आज की केस स्टडी के साथ। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट HUL's एक्विजिशन ऑफ मिनिमलिस्ट। ये 2025 की एकदम शुरुआत की न्यूज़ थी, विच इज़ अ वंडरफुल न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री, राइट, फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए क्या लेसन्स हैं, क्या हम इस पर्टिकुलर डील से सीख सकते हैं। ओके, एंड मैंने क्यों इसको एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन कहा है वो भी आपको आप समझ में आएगा by the end of this case study. So आइए शुरू करते हैं। Let us first talk about the two companies. First is HUL. I think इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, this is an FMCG giant which was established in 1933, listed company है, 50 plus brands हैं इनके अंदर, and the revenue of this company has been over 60,000 crore in 2024 and in 2025 as well. फिर अगर मैं मिनिमलिस्ट की बात करूं, दिस इज अ कंपनी विच वाज फाउंडेड इन 2020. इट्स अ डिजिटल फर्स्ट D2C ब्यूटी ब्रांड. ओके, सो नाउ देयर आर मेनी D2C ब्रांड्स इन इंडिया, जिसमें से नायका और मामा अर्थ जैसी कंपनी, होनासा कंज्यूमर जैसी कंपनी लिस्ट हो चुकी हैं. सो इट्स अ ग्रोइंग स्पेस, एंड दिस इज अ कंपनी विच इज डिजिटल फर्स्ट, यानी कि ये डिजिटली काम करते हैं, ओके, थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स. 50 प्लस SKUs अक्रॉस स्किन केयर एंड हेयर केयर. लेट मी टेल यू कि इनके जो मेनली कस्टमर्स हैं वो, ऑफ कोर्स इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन केयर एंड हेयर केयर है. इनके जो मेनली जो कस्टमर बेस है वो जेनजीज हैं, जो मिलेनियल्स हैं, राइट, जो यंग जनरेशन है, ये मेनली इनके कस्टमर्स हैं. एंड इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं उसकी आप एक कल्ट समझिए, राइट. दे आर नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट. ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये एक प्रोडक्ट नहीं बेच रही होती है, ये बेच रही होती है एक थीम, ये बेच रही होती है एक माइंडसेट, एक फिलॉसॉफी, एंड दैट इज व्हाट पीपल कनेक्ट विथ. दे आर सेलिंग मिनिमलिज्म. ओके, दे आर, पीपल आर एबल टू रिलेट विद दिस ब्रांड, जो जिनको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं चाहिए, ओवरवेलमिंग चीजें नहीं चाहिए, राइट. सो दीज आर द कस्टमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो इसके रेवेन्यू की अगर बात करें, 350 करोड़ का रेवेन्यू है, विच इज एन 89% YOY ग्रोथ, विच इज अ वेरी सब्सटेंशियल नंबर. ये 89% का ग्रोथ वैसे तो देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, इट्स एन एसेट फॉर द कंपनी कि हमारी इतनी ज्यादा ग्रोथ है. बट अगेन द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी अ चैलेंज फॉर द कंपनी ऑल्सो, बिकॉज ये नंबर अब बन जाता है एक बेंचमार्क. तो अब HUL जब इस पर्टिकुलर कंपनी का ड्यू डिलिजेंस कर रही होगी, तब उनके लिए ये नंबर बहुत क्रिटिकल हो गया कि आगे चलकर क्या कंपनी ये नंबर को सस्टेन कर पाएगी या नहीं, राइट. तो इस पर्टिकुलर नंबर की, इस पर्टिकुलर ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी बिकम्स अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन फॉर द एक्वायरर कंपनी, राइट. सो आई होप यू गॉट एन इनसाइट इनटू कि दो कंपनीज जो हैं, एक्वायरर और टारगेट कंपनी, दोनों का क्या सिचुएशन है. Now let's talk about the deal structure. Okay, हमारी वाली जोन की थोड़ी बातें करते हैं. Let us talk about the deal structure and financials. So this particular company has been
वैल्यूड एट 2955 करोड़। तो इतने के प्राइस टैग पे इस पर्टिकुलर कंपनी को खरीदा गया, लगभग 3000 करोड़ पर ये कंपनी की वैल्यू लगाई गई। पर ये 2955 करोड़ पूरा एक साथ एक दिन में नहीं दे दिया गया। इसमें से आप इसका ब्रेकअप देखिए, जो पहला पार्ट है दैट इज द सेकेंडरी बायआउट पार्ट। यानी कि सेकेंडरी बायआउट क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं हम उनसे जो स्टेक खरीद रहे हैं। ओके, सो 2670 करोड़ हैज बीन पेड टू द फाउंडर्स एंड जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पैसा दिया गया है। कितना? 2670 करोड़। उसके बाद कंपनी ने कुछ इन्फ्यूजन किया है कंपनी में, दैट इज 45 करोड़। अब ये देखने में आपको बहुत छोटा नंबर लग रहा होगा कि एचयूएल ने मिनिमलिस्ट कंपनी में जो इन्फ्यूजन किया है दैट इज जस्ट 45 करोड़, राइट? बट लेट मी टेल यू, ये इसके पीछे का माइंडसेट समझिए। ओके, नंबर्स आपको दिख जाएंगे, पर ये नंबर्स के पीछे की जो माइंडसेट है वो जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आप डील को समझ जाओगे और डील्स को नेगोशिएट करने की कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी। ओके, सो 45 करोड़ इज जस्ट द बफर। ये एक कैश का बफर है जो एचयूएल ने मिनिमलिस्ट में इन्फ्यूज किया है, ताकि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें कंपनी एक स्टार्टअप से इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर आएगी, राइट, एचयूएल उसको एब्जॉर्ब करेगी, इस ट्रांजिशन पीरियड में कोई भी काम अटके नहीं, राइट, जो इनके ऑर्डर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट प्रॉपर्ली होते रहे, राइट, तो जो भी नीड्स है कंपनी की उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए बस ये एक छोटा सा अमाउंट अभी इन्फ्यूज कर दिया गया। ओके, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट, देयर इज डेफर्ड एक्विजिशन। तो यानी कि कंपनी ने इस इतना जो पेमेंट किया है इसके जरिए कंपनी ने करीब 90.5% का कंपनी ने एक्विजिशन कर लिया बाय मेकिंग दिस पेमेंट। जो रिमेनिंग बच गया 9.5%, ये कंपनी इसको कब एक्वायर करेगी? विद इन 2 years। मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज देखने के बाद आने वाले 2 सालों में कंपनी बाकी का रिमेनिंग 9.5% स्टेक एक्वायर करेगी। सो दिस इज द डेफर्ड एक्विजिशन पार्ट एंड दिस इज वेयर द ब्रिलियंस ऑफ द स्ट्रेटेजी लाइज। कि ये जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी थी, ये जो पेमेंट का स्ट्रक्चर था, इसमें ये 9.5% से क्या हो गया, ये अलग करने से इसके 2 फायदे होते हैं। पहली चीज कि जब आपने अभी 3000 करोड़ की कंपनी में 26 समथिंग का पेमेंट किया, तो 300 करोड़ अभी भी नहीं दिया हमने, वो 300 करोड़ आप अभी बचा रहे हो। मतलब 2 साल बाद मेरे को लगा कि यार ये डील इतनी वर्थवाइल नहीं थी, राइट, या इतना नहीं देना चाहिए था, इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा, कंपनी में कोई गड़बड़ी निकल के आ गई, तो ये सारी चीजें मैंने अभी रोक लिया, ताकि बाद में अगर कोई खराब न्यूज भी आती है तो ये 300 करोड़ तो मेरे बच जाएंगे, मैं ये एक्विजिशन नहीं करूंगा बाकी का, राइट। सो ये एक तरह से बायर के लिए यहां पर सेटिस्फेक्शन हो रहा है। दूसरी चीज, ये कंपनी में जो फाउंडर्स हैं दे आर द फेस ऑफ द कंपनी, मतलब द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस कंपनी इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द फाउंडर्स। तो अब जो कंपनी के फाउंडर्स हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, अपने हिसाब से चला रहे हैं, एंड आफ्टर दिस एक्विजिशन दे विल बिकम एम्प्लॉयज ऑफ एचयूएल। तो आप खुद सोचिए, क्या एक रात में, मतलब किसी ने कोई सालों से एक कंपनी खड़ी की एंड एक रात में क्या वो 100% किसी और को दे करके खुद एक एम्प्लॉय बन जाएगा? क्या ये साइकोलॉजिकली किसी फाउंडर के लिए पॉसिबल है? एंड अगर वो अगले ही दिन फिर छोड़ के चला जाए तो फिर ये भी एचयूएल के लिए अच्छी बात नहीं है, राइट। सो बाय कीपिंग दिस 9.5% विद द फाउंडर्स, एचयूएल हैज एंश्योर्ड कि भाई ये लोग अभी छोड़ के नहीं जा रहे और इनका एक जो साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन है फ्रॉम ओनर्स टू एम्प्लॉयज वो अच्छे से हो पाए, राइट। सो दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट माइंड गेम, राइट, नॉट अ माइंड गेम, मतलब बट अ स्ट्रेटेजी, फाइन। इफ यू लुक एट द रेवेन्यू मल्टीपल्स हियर, 8.5x का रेवेन्यू मल्टीपल इनको दिया गया। वैसे इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, एक कंपेरेबल एनालिसिस करेंगे बाकी कंपनीज के साथ एंड फिर इसको समझेंगे कि किस तरह से ये आया है। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक रेशनल, कि ये कंपनी को एक्विजिशन करने के पीछे क्या कारण रहे हैं। एचयूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करते हैं। फॉर एचयूएल द फर्स्ट थिंग इज पोर्टफोलियो प्रीमियमाइजेशन, मतलब एचयूएल के पास जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज मोर सो, मैं आपको जेंजी की मेंटेलिटी यहां पर बता रहा हूं, आप खुद भी शायद एक जेंजी ही होंगे, तो आपके हिसाब से यूजुअली एचयूएल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शायद हमारे पेरेंट्स के लिए बने हुए हैं, ऐसा लोगों में एक धारणा है।
ये सिर्फ एक धारणा है, ओके, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट, हम कुछ कर नहीं सकते. सो HUL wants to tap the new generation customers through the acquisition of such a brand कि हम मिलेनियल्स और जेनजी जैसे कंज्यूमर्स तक पहुंच सके. दूसरी चीज, हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा और प्रीमियमाइज हो सके. अब जैसे मिनिमलिस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दीज आर कस्टमर फर्स्ट प्रोडक्ट्स एंड इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अलग की है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी, राइट, मिनिमलिज्म दिखाने की ये सब कोशिश की है. सो दैट इज अ वे ऑफ हाउ यू मेक अ डिस्टिंक्शन इन योर प्रोडक्ट्स. अब FMCG में तो प्रोडक्ट्स तो वही तेल है, वही साबुन है, राइट, वही क्रीम है, बट द थिंग इज पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट डिस्टिंक्शन कि हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, राइट. आपने ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में पढ़ी होंगी कि दे ट्राई टू क्रिएट डिफरेंशिएशन इन देयर प्रोडक्ट्स, तभी वो मार्केट में कुछ प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं. अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो आपको वही बहुत ही जो थोड़े मोड़े प्रॉफिट्स होते हैं एक दूसरे से लड़ लड़ के बस वही प्रॉफिट कमा पाओगे. डिफरेंशिएशन इज वेयर प्रीमियम और प्रॉफिट लाइज. ओके, इसीलिए HUL की नजर इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे थी कि हम कैसे अपने आप को प्रीमियम कैटेगरी में ले जा सकते हैं. सेकेंड थिंग इज डिजिटल कैपेबिलिटीज एक्विजिशन. तो HUL की ऑफ कोर्स जो फिजिकल मॉल्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, इनमें आपने प्रेजेंस देखी होगी. ऑनलाइन में आपको ज़्यादा प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती है. मिनिमलिस्ट वाज अ टोटली डिजिटल ओनली कंपनी, सो यहाँ से इनको डिजिटल कैपेबिलिटीज मिल जाएंगी एंड they could also address gap in science backed skincare. Okay, so the audience of this particular brand Minimalist is also that which cares for science backed कि भाई ये जो products हमारे पास आ रहे हैं these are all science backed skincare products. तो ये भी एक gap है जो HUL ने fill किया. Okay, then if we talk about from a minimalist standpoint, तो इनको क्या मिल रहा है? देखिए, इनके लिए तो सीधी सी बात है, एक स्टार्टअप के पास क्या तरीका है कि वो ग्रो कर सके. इसको बहुत सारा कैपिटल चाहिए होगा, राइट. इन्होंने तो अभी तो फिजिकल में भी अभी तक अपना प्रेजेंस नहीं बनाया था, इन्होंने तो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया था. तो फिजिकल जाने के लिए आपको पता है बहुत सारा कैपिटल चाहिए, राइट, बहुत सारा मार्केटिंग स्पेंड चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, और फिर इनको तो यहाँ से और इंटरनेशनल भी जाना था. तो वो सब या तो खुद करो, जिसमें करने में आपको आने वाले शायद कितने 5, 7, 8 साल लग जाएंगे, या फिर किसी बड़ी कंपनी की मदद लेकर के कर लो, राइट. लेट देम डू दिस. सो दिस इज व्हाट दे हैव टारगेटेड कि भाई HUL के पास 9 मिलियन से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क है. एंड जस्ट इमेजिन कि मतलब फाउंडर्स ने ये इमेजिन किया होगा, आप तो शायद नहीं कर पाओगे, पर फाउंडर्स ने ये सोचा होगा कि यार मेरे प्रोडक्ट्स जो आज मेरी वेबसाइट पे सिर्फ 50,000 लोग आकर के देखते हैं, कल ये 90 लाख स्टोर्स में मेरे प्रोडक्ट्स होंगे, राइट, आउटलेट पर. तो वहां से आप जस्ट सोच सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स किस तरह से वायरल होकर फैल सकते हैं, राइट. द डिस्ट्रीब्यूशन कैन गो वेरी एग्रेसिवली फ्रॉम दिस स्टेज. तो अगर ये चीज हो जाती है तो, राइट. सो दैट इज व्हाट देयर रेशनले हैव बीन. देन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ कोर्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अभी ये लोग कैसे काम करते हैं. भाई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवाया, अपना ठप्पा लगवाया और माल बेच दिया. पर इसको और नेक्स्ट स्केल पर लेकर जाना है तो क्या ये स्ट्रेटेजी ही काम कर पाएगी, राइट. सो दैट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट. सो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन इज अनदर स्टेप. देन R&D रिसोर्सेस, और प्रोडक्ट्स बनाने हैं, साइंस बैक प्रोडक्ट इनका फोटे है, तो और R&D के लिए और पैसे चाहिए होंगे. एंड देन ऑल्सो इंटरनेशनल एक्सपांशन. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दे फेल्ट कि भाई एक बड़ी कंपनी को चार्ज देना इज गोइंग टू बी द राइट डिसीजन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्यू डिलिजेंस चैलेंजेस. तो इस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करते वक्त क्या चीज़ें देखी होगी HUL ने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आइए समझते हैं. ब्रांड एंड कस्टमर बेस, यानी सबसे पहले CAC, LTV, ये सब तो देखिए देखना है, जरूरी है, हर कोई देखता ही है. तो CAC क्या होता है आप समझते हैं. CAC इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि कंपनी जो भी अपने स्पेंड्स कर रही है मार्केटिंग के ऊपर, ओके, जो भी कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड्स है, उससे कंपनी को कितने कस्टमर्स मिल रहे हैं. ओके, एंड व्हेन आई से कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, कि हमने 1 करोड़ का खर्चा किया और हमको 5 लाख नए कस्टमर मिल गए. तो इस तरह से कंपनी का CAC निकाला जाता है. ओके, LTV क्या होता है कि एक कस्टमर मुझे लाइफ टाइम में कितना रेवेन्यू ला करके देगा. तो ये बहुत ही सिंपल सा होता है. ओके, LTV क्या होता है. LTV इज कि मेरे एक कस्टमर एक ऑन एन एवरेज कितने का ऑर्डर वैल्यू परचेज करता है. अब उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कि वो कितनी बारी परचेज करता है, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी,
और एक कस्टमर कितने टाइम तक रुकता है, ये आप जो वेबसाइट पे जो डेटा आता है उसको आप देख करके निकाल सकते हो कि एक कस्टमर आता है तो हमारे साथ कंटिन्यूअसली मान लो 3 महीना 6 महीना है, ओके, वट एवर बी द पीरियड, वो हमारे साथ जुड़ा रहता है. सो दैट वुड बी द लाइफ टाइम ऑफ द कस्टमर. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हो आपको मिल जाता है कि एक कस्टमर का LTV क्या है. ओके, देन फिर लॉयल्टी मैट्रिक्स. अब ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है कि इस कंपनी का जो लॉयल्टी बेस था वो सिर्फ इसी के पास रहेगा बिकॉज इसके पास एक फिलॉसफी है एंड इसके कस्टमर्स वो फिलॉसफी से जुड़े हैं, राइट. तो इसका कस्टमर HUL के पास शायद कभी ना जाए. ओके, सो दीज थिंग्स द कंपनी मस्ट हैव एनालाइज्ड इन द फर्स्ट प्लेस. सेकेंड थिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो कंपनी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्या वो स्केलेबल है कि नहीं. आज इसमें जितने भी करोड़ की रेवेन्यू होती है इसको कल हम 1000 करोड़ पे लेके जाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 350 करोड़ से 1000 करोड़ का है जो भीड़ आएगी इस पे, क्या उसको ये झेल पाएगा, राइट. तो दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेस्टेड. देन सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी जो इनका करंट सप्लाई चेन है कि कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कौन बना कर देगा, राइट. तो क्या ये सब चीज़ें स्केल हो पाएंगी, क्या उसको ये इन हाउस एब्जॉर्ब करेंगे. ऑफ कोर्स ये HUL जो है उसको इन हाउस एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बाहर वालों से नहीं बनवाएंगे. ओके, सो ये सारी चीज़ें इन्होंने टेस्ट की है. अभी यहाँ पर जब बाहर वालों से आप बनवा रहे हो तो सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या रहता है, सबसे बड़ा कंसर्न रहता है क्वालिटी कंट्रोल का, कि मिनिमलिस्ट अपने जो प्रोडक्ट्स बना करके बेच रहा है उस पर वो क्या एक जेन्युइन तरीके से काम किया जा रहा है, राइट, या जस्ट एक थीम बनाई जा रही है. सो दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे विल गेट इनटू द रूट्स की क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते थे. ओके, एंड देन द रेड फ्लैग्स, हाई मार्केटिंग स्पेंड्स ऑफ 35%. वैसे तो देखिए जो डिजिटल ओनली ब्रांड्स है ऑफकोर्स और एक D2C कंपनी है तो इनका मार्केटिंग स्पेंड तो ज़्यादा ही होगा, पर मुझे ये स्पेंड एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती नहीं है अगर आपके पास एक मेजरेबल ROI है कि हमारा मार्केटिंग स्पेंड बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड है और इसके पीछे का ROI का नंबर अगर आप दिखा सकते हो कि हम 1 रुपया लगाते हैं या 100 रुपया लगाते हैं तो हम इतना रुपया कमाते हैं, तो फिर किसी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जितना मार्केटिंग स्पेंड करना आप कर सकते हो, राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड ऑफलाइन प्रेजेंस. ये भी वैसे तो मैंने रेड फ्लैग में लिखा है पर मैं इसको भी एज ए बहुत बड़ा रेड फ्लैग मानता नहीं हूं. मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि ये कंपनी का फोकस था, ऑनलाइन रहना इस कंपनी का फोकस था, बिकॉज इससे इनकी जो कैक की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है. अगर आप फिजिकल चले जाते हो तो आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है या जो पूरा प्रोसेस का जो कॉस्ट आ जाता है सप्लाई चेन में वो बढ़ जाता है, पर इससे इनका जो फोकस था डिजिटल ओनली, उससे इनकी जो कॉस्ट है वो काफी कम थी, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस कंपनी हैज बीन एबल टू मूव टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी. फाइन. इनफैक्ट इससे बड़ा रेड फ्लैग जो मुझे लगता है इस कंपनी में था, दैट वाज द डिपेंडेंसी ऑन द फाउंडर्स. बिकॉज जैसा मैंने कहा कि उनकी जो ऑथेंटिसिटी थी वो उनके फाउंडर्स से जुड़ी हुई थी कि ये लोग हमको अच्छा प्रोडक्ट ही देंगे और उनके कस्टमर्स उनके साथ रिलेट कर रहे थे. तो ये चीज जब HUL के पास चली जाएगी तो वो डिपेंडेंसी को कैसे मिटिगेट करेगी HUL. आई थिंक दैट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग पॉइंट फॉर HUL, राइट. तो HUL की टीम ने मेरे ख्याल से जरूर बहुत ज्यादा उस पर टाइम दिया होगा, उनके लॉयर्स के साथ जो रिटेंशन पैकेजेस होते हैं उसको डिस्कस किया होगा, रेदर देन दीज नंबर्स की यार वैल्यूएशन कितनी देनी है वगैरह वगैरह. ओके, सो दैट वाज द ड्यू डिलिजेंस पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूएशन. आई थिंक आपका फेवरेट पार्ट होगा शायद ये. सो लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी. तो ये डिफरेंट मेथड्स आपने अभी तक सुन लिए होंगे शायद मेरे मुंह से, राइट. रेवेन्यू मल्टीपल, DCF एनालिसिस, कॉम्स एनालिसिस, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, अभी तक डिफरेंट केस स्टडीज हमने डिस्कस की हैं. सो ऑल दीज मेथड्स पॉइंट टुवर्ड्स की कंपनी की वैल्यू 3000 करोड़ के आसपास निकल कर आती है, राइट. पर यहां पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा. देखिए आप यहां पे DCF एनालिसिस कर रहे हो एक हाई ग्रोथ कंपनी में, राइट. ये तो एक स्टार्टअप है, एक हाई ग्रोथ कंपनी है. इन केसेस में जब आप DCF एनालिसिस करते हो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप DCF 2 पार्ट में करते हो, राइट. पहले आपका 1 से 5 साल का जो पीरियड होता है आप उसको फोरकास्ट करते हो, विच इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, राइट. फिर इसके बाद क्या होता है, आप बाकी का पीरियड के लिए आप क्या करते हो, ये 5 साल नहीं ज्यादा भी हो सकता है, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, एक टर्मिनल वैल्यू निकालते हो.
when you are dealing with companies like minimalist or high growth companies, the reliance is more on terminal value. आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं आएगी, आपकी डिपेंड जो कंपनी की वैल्यू निकल कर आ रही है ना, दैट विल बी मोस्टली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. एंड जब इस कंपनी की वैल्यूएशन की जा रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वुड बी वेरी केयरफुल विथ कि इस कंपनी में जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन्स हैं वो कितने हो सकते हैं टर्मिनल वैल्यू निकालते वक्त. वो सबसे ज्यादा इनके लिए चैलेंजिंग पार्ट रहा होगा कि भाई लॉन्ग टर्म में कंपनी हमको क्या बेनिफिट देगी. ओके, आने वाले 3 4 5 साल में ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया चल जाएगा. मोस्ट ऑफ योर वैल्यू विल बी डिराइव फ्रॉम टर्मिनल वैल्यू. ओके, बाकी कॉम्स एनालिसिस पर मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताता हूं. एक एक कंपनी के साथ कंपेयर करके इसको हम देखेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन ये क्यों थी, कैसे जस्टिफाइड थी, उस पर हम बात करेंगे. बट मोस्टली मतलब इस कंपनी के केस में मुझे बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिख रही है, नॉट वेराइटी, वेरिएशन नहीं दिख रही है. जो सभी नंबर्स जो है ऑलमोस्ट इसी की तरफ आ रहे हैं कि कंपनी की वैल्यू 3,000 करोड़ जस्टिफाइड लग रही है. ओके, although there was a premium and the premium seems to be justified by growth trajectory and strategic value. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कोई कंपनी का जब एक्विजिशन होता है उसमें प्रीमियम यूजुअली दिया जा सकता है. प्रीमियम देना बुरा नहीं होता है. ओके, सामने वाले फाउंडर को आपने उसकी मेहनत का वर्थ दिया है, आप उससे खुश होकर उसको एक प्रीमियम दे रहे हो, राइट? एंड नॉट जस्ट खुश होकर के दे रहे हो, भाई इसको तो कोई भी खरीदेगा बिकॉज सामने वाले ने मेहनत की है, उसने एक बड़ी कंपनी खड़ी की है और अच्छा बिजनेस बनाया है. तो मैं ही नहीं, कोई भी और उसको एक्वायर करने आएगा तो दे वुड लाइक टू गिव देम ए प्रीमियम. उसके लिए कंपटीशन होगा मार्केट में, इसीलिए भी प्रीमियम दिया जाता है. बट द रीजन वाई आई बिलीव HUL, a company like HUL would give premium to such a company is because of its strategic value. देखिए, एक फाइनेंशियल बायर के लिए प्रीमियम उसको शायद समझ में ना आए कि यार ये कंपनी 100 की है, मैं इसको कैसे 95 में खरीद लूं. ये होती है एक फाइनेंशियल बायर का माइंडसेट. लेकिन एक स्ट्रेटेजिक बायर वो होता है जिसको पैसे कमाने के लिए, मतलब फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए कंपनी नहीं खरीदी है, उसने खरीदी है अपने स्ट्रैटेजी, अपने बिजनेस में, अपने ऑपरेशंस में इसको इन्वॉल्व करने के लिए. एंड जब ऐसी कंपनी एक्वायर करती है तो इनका माइंडसेट टोटली अलग होता है. मैंने एयर इंडिया वाली केस स्टडी में आपको टाटा का माइंडसेट समझाया था, तो यहां पर HUL का माइंडसेट समझिए. उनको क्या करना था, अभी मैंने रेशनल दिखाया कि उनको प्रीमियमाइजेशन करना है, राइट? उनको जेनजीज को टारगेट करना है, उनको साइंस बैक प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट? उनको डिजिटल ओनली प्लेटफॉर्म पे जाना है. ये सब चीजें अगर एक HUL जैसी कंपनी भी खुद करना चाहे तो उसको 3 से 5 साल लग जाएंगे. बिकॉज कॉर्पोरेट में आपको पता है, आज वो डिसाइड करेंगे कि हमको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसकी तैयारी में ही 3 से 5 साल चले गए, राइट? उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा और मार्केट में आपको दिखाई देगा. तो इस कंपनी ने बेसिकली वो अपने 5 साल बचा लिए. ये कंपनी को एक्वायर करके इमीडिएटली 90% एक्वायर किया, कंट्रोल आया, कल से माल हमारा, राइट? सो दैट इज व्हाट HUL हैज गेन्ड इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. एंड स्ट्रेटेजिक बायर्स के लिए प्रीमियम जस्टिफाई किया जा सकता है. ओके, दैट कैन बी जस्टिफाइड विथ नंबर्स, विथ सिनर्जीज. लेट्स नाउ टॉक अबाउट कॉम्परेटिव एनालिसिस कि ये कंपनी के कुछ पुरानी डील्स देखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शंस देखते हैं. सो HUL मिनिमलिस्ट का तो हमने देख लिया, 2025 में डील हुई 2955 करोड़, 8.5x का मल्टीपल हमको देखने को मिल रहा है. ओके, तो ये 2000 जो लेटेस्ट इनका रेवेन्यू है उसके हिसाब से ये मल्टीपल आ रहा है. मैरिको बियर्डो, आपको ये चीज पता है कि बियर्डो को भी मैरिको ने खरीद लिया है, राइट? दैट्स एन इंडियन कंपनी, राइट? तो दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय मैरिको एट अ मल्टीपल ऑफ 3x. फिर लोरियल एक एक्विजिशन करती है, ये शायद बाहर का एक्विजिशन है, दैट हैज बीन 200 मिलियन at a valuation multiple of revenue multiple of 4x. एंड फिर यूनिलीवर जो इनका पेरेंट कंपनी है, that has also acquired another company for $2 billion at a valuation of 8x. ओके, तो मतलब पहले तो मैं इन दोनों के साथ कंपैरिजन दिखा दूं, भाई ये 3x और 4x है, इनका 8.5x है, तो कैसे जस्टिफाइड है, कैसे जस्टिफाइड है? तो भाई इसके पीछे का आपको रीजन देखना पड़ेगा कि ये कंपनी आपको बेटर ग्रोथ दे रही है, ये कंपनी आपको बेटर मार्जिन्स दे रही है, ये कंपनी आपको बेटर डोमेस्टिक मार्केट का एक्सेस दे रही है, आपको लॉयल्टी दे रही है. ये सब चीजें शायद इनके पास वो नहीं है, वो इनके पास मिसिंग है, राइट? पहली चीज. दूसरी चीज, HUL की ही जो मेन कंपनी है यूनिलीवर,
वो 8x पे तो उन्होंने ऑलरेडी एक्विजिशन किया ही है, तो इंडिया में आकर के मैंने बस 0.5x ही तो ज्यादा दिया है, 0.5x ही तो ज्यादा दिया, और वो भी ऐसी कंपनी के लिए जो शायद इससे ज्यादा ग्रोथ हमको मार्केट में दिखा रही है, राइट, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये 0.5x ज्यादा मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। एंड लेट मी टेल यू, ये 8.5x का जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, ये बन जाता है अब एक वैल्यूएशन बेंचमार्क फॉर D2C ब्यूटी इन इंडिया। मतलब अब इस आने वाले 3 से 5 साल में जो भी डील्स होंगी उसमें ये वैल्यूएशन एज अ बेंचमार्क स्टैंड करेगा। एंड लेट मी टेल यू, ये जैसे ही डील अनाउंस हुई है तो आपको नहीं लगता कि बाकी सारी जो भी कंपनीज हैं वो सब एक्टिवेट हो गई होंगी, बिल्कुल राइट, कि ये कंपनी ने ऑनलाइन जाने का, HUL ने ऑनलाइन जाने का अपना प्लान बना लिया, तो हम बाकी कंपनीज को भी अपना अपना प्लान बनाना है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। तो ये कंपनी को एक्वायर करने के बाद सबसे पहले फेज में क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन, मतलब एक ब्रांड का इंडिपेंडेंस बनाना है, मिनिमलिस्ट को अपने अंदर ग्रो होने देना है, एंड दे ऑल्सो नीड टू रिटेन टैलेंट। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस, व्हाई रिटेंशन ऑफ टैलेंट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग, बिकॉज एक कंपनी में कुछ ऐसे 10 लोगों के आसपास होता है, किसी में 15 भी हो सकता है, किसी में 8 भी हो सकते हैं, पर करीब ऐसे 10 से 15 लोग होते हैं हु आर द सोल ऑफ द कंपनी। अगर आप कंपनी खरीदते हो और वो 10 लोग कंपनी से निकल जाते हैं, तो फिर आपने एक अंडा खरीदा जिसके अंदर कुछ नहीं है, वो सिर्फ अंडे का छिलका है, समझ रहे हो। आपने एक सोल लेस कंपनी खरीद ली है, एक सिर्फ स्ट्रक्चर खरीदा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। दैट वुड बी द कंक्लूजन अगर आपके सारे टैलेंट उस कंपनी में जो थे वो चले जाते हैं। तो अगर आपको सही मायने में उसका बेनिफिट उठाना है उस कंपनी का, तो उस कंपनी के लोगों के साथ आपको उसका बेनिफिट उठाना होगा। विदाउट, यू कैन नॉट रन अ कंपनी विदाउट इट्स पीपल, एंड देयर आर सम की पीपल इन एवरी कंपनी, जिसके बिना वो कंपनी मर जाती है। ओके, सो इसीलिए HUL ने वैल्यूएशन से ज्यादा, इसकी पेमेंट से ज्यादा, सबसे ज्यादा ध्यान इस पे दिया होगा कि इनका रिटेंशन पैकेज किस तरीके से डिजाइन किया जाए, दैट दे आर एबल टू स्विच एंड ऑल्सो इंटीग्रेट कल्चरली इनटू द HUL's इकोसिस्टम स्मूथली। इस पर मेरे हिसाब से HUL ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया होगा। देन ऑप्टिमाइजेशन पार्ट, ये तो जो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की बात हो रही है ना, ये सब चीजें जब कंपनी का ड्यू डिलिजेंस हो रहा होता है ना, तभी स्ट्रेटेजिक बायर को पता चल जाता है कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है कंपनी खरीदते ही। ओके, तो ये सब चीजें कोई बहुत ज्यादा इन्होंने अभी प्लानिंग नहीं की होगी, कंपनी खरीद ली, पैसा दे दिया, उसके बाद ये बैठ के सोच रहे हैं हाँ अब क्या करें कंपनी का। नो, थिंग्स डजंट हैपन दैट वे, एटलीस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक बायर। इनको ड्यू डिलिजेंस के वक्त ही पता है कि यहाँ पे क्या चीज ठीक करनी है और कैसे मुझे इसका यूज लेना है। ओके, देन मूव ऑन टू द एक्सपांशन पार्ट, 18+ मंथ्स ऑफलाइन रोल आउट। तो ऑफकोर्स ये पर्टिकुलर कंपनी के पास क्या नहीं है, ऑनलाइन तो इनकी ऑलरेडी है मार्केट, इनको जो बिल्ड करना है दैट इज द ऑफलाइन मार्केट पार्ट, राइट, एंड ऑल्सो रोलिंग आउट द इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब HUL अपना जो इंटरनेशनल पूरा सिस्टम है इसको यूज करेगी मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली पहुंचाने के लिए। ऑलराइट, the expected synergy is somewhere around 475 to 625 crore over 3 years, and ये numbers तो देखिए एक estimated guess होते हैं। ये जो numbers हम synergies का निकालते हैं, right, अभी और बाकी केस स्टडीज में भी आपने देखा होगा, these are just calculated guesses कि हम इतना फायदा कर सकेंगे, हमको अचीव करना है, हमको एक टारगेट सेट करना होता है। वो टारगेट सेट करने के लिए हम ये गैसेस को करते हैं और ये कैलकुलेशन को निकालते हैं। बट यू लेट मी टेल यू वन वेरी सरप्राइजिंग थिंग विच आई डोंट थिंक पीपल वुड नो। एक्चुअल जो बेनिफिट होता है ना एक कंपनी का एक M&A करने के बाद, दैट ऑफन कम्स आउट फ्रॉम समथिंग विच वॉज नॉट थॉट अपॉन, जो हमने शायद सोचा ही नहीं था। अभी यहां पे हमारा सारा फोकस इस पे है कि HUL ने मिनिमलिस्ट को खरीदा, अब मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स को ये अपने नेटवर्क से बेचेंगे तो इनकी सेल कितनी आ जाएगी। तो सिनर्जी क्या होता है, सिनर्जी यही होता है कि आपको रेवेन्यू में कितना एनहेंसमेंट मिल गया, कितना रेवेन्यू आपने बढ़ा लिया, या फिर कितनी कॉस्ट सेविंग्स आपने कर ली, राइट, आपने अपने कितने खर्चे बता लिए, उसमें क्या माइनस हो गया, यही होता है सिनर्जी। बट लेट मी टेल यू, अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि HUL ने जब मिनिमलिस्ट को एक्वायर किया, इनको मिनिमलिस्ट की एक सॉलिड मार्केटिंग टीम मिली है,
राइट, जिसने कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकालने का एक्सपीरियंस है उनके पास, एकदम सॉलिड, एकदम रॉबस्ट स्ट्रेटेजी इनके पास। तो क्या उस टीम को यूज करके ये एचयूएल अपने ब्रांड्स को ऑनलाइन नहीं ले जा सकती है? वहां से सोचिए इनका कितना हजारों करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा अगर ये स्ट्रेटेजी सही बैठ गई तो दीज सिनर्जी नंबर्स आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिंग अ टारगेट, पर एक्चुअल फायदा तो जब हो जाता है उसके बाद आपको देखने को मिलता है, उसके बाद फिर ये आपको न्यूज में आएगी, डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगी, या शायद इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा होगा कि कैसे इस कंपनी का बेनिफिट एचयूएल ने उठा लिया। ओके, सो आई थिंक यू प्रोबेबली गॉट द पॉइंट। ये सारी चीजें बस एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ही सोच पाता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रेटेजिक बायर। लेट्स नाउ टॉक अबाउट रिस्क एनालिसिस। वैसे मैं बोल रहा हूं कि सोच पाता है, बट बहुत सारी चीजें ऑफन सरप्राइज ही निकल के आती है। हम सोचने की कोशिश करते हैं कि कहां से और फायदा आएगा, कहां से और फायदा आएगा, ताकि हम इस डील को जस्टिफाई कर सकें, पर निकल के ऐसा आता है कि जो चीज हमने सोची नहीं थी वहीं से हमको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। ओके, या कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क एनालिसिस। सो व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिस्क हियर? ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक डील में सिर्फ ग्रीन साइड तो नहीं हो सकता, एक रेड साइड भी होगा, राइट, एक नेगेटिव साइड भी होगा। तो वो क्या हो सकता है, कितना नेगेटिव जा सकता है, ये पहले ही आपको सोच के रखना पड़ता है। ओके, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। सो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन रिस्क। अब एक स्टार्टअप को एक कॉर्पोरेट के साथ मिला देना, ये तो भाई एप्पल टू एप्पल वाली चीज तो है नहीं, राइट? सो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। फर्स्ट इज कल्चरल मिसअलाइनमेंट। ओके, तो मैं इसको ब्रॉडली आपको समझा देता हूं दैट जो आप समझ रहे हैं कि एक स्टार्टअप में किस तरीके से काम होता है, राइट, जो इंडिपेंडेंस रहती है एक स्टार्टअप के कल्चर में, दैट यू मे नॉट फाइंड इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, राइट? तो उस चीज को कैसे स्मूथली अलाइन किया जाए, ब्रांड डाइल्यूट ना हो जाए, राइट? अब ब्रांड डाइल्यूशन का बहुत बड़ा डर रहता है, बिकॉज अब एचयूएल चाहेगा कि यार मिनिमलिस्ट का ये वाला जो रॉ मटेरियल है ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसका ऑल्टरनेटिव यूज कर लेते हैं, राइट? तो एचयूएल की तरफ से ये डिसीजन आएगा। अब मिनिमलिस्ट का लेकिन जो कस्टमर बेस है वो तो बना ही इसलिए था कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है और हमको ये वाली चीज मिल रही है। तो चीज समझ रहे हैं, इनका डिसीजन अगर उस पर थोप दिया जाए नए प्रोडक्ट्स पर, नई टीम के ऊपर, तो ब्रांड डाइल्यूट होना शुरू हो सकता है, कस्टमर शिफ्ट होने शुरू हो सकते हैं, राइट? तो इस तरह की चीजें हो सकती है। की टैलेंट रिटेंशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल, मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूं। मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि जैसे ही एचयूएल ने इस डील को अनाउंस किया, क्या होना शुरू हो गया होगा, जितने भी D2C ब्रांड्स हैं मार्केट में, सबके फोन बजने शुरू हो गए होंगे, राइट? पी फर्म्स के फोन आ रहे होंगे, या बाकी जो एफएमसीजी जायंट्स है, जो ट्रेडिशनल फर्म्स है, कंपनीज हैं इंडिया में, उनके फोन आने शुरू हो गए होंगे कि भाई आपका एग्जिट प्लान क्या, बताइए हमें, राइट? आपका क्या स्ट्रेटेजी है, आपको कैसे निकलना है आगे। तो ये सब चीजें शुरू हो गई होंगी। तो कंपिटिटिव इंटेंसिटी मतलब अब मार्केट में और भी लोग आने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जितनी भी ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज है, इनका सबका एक नया डिवीजन, एक टीम जरूर आ गई होगी जिसका नाम होगा डिजिटल स्ट्रैटेजी टीम। मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डिजिटाइज करें, इसके ऊपर हर एक एफएमसीजी कंपनी आज अपना दिमाग लगा रही है, अपने रिसोर्सेस लगा रही है। तो मार्केट में अब रिस्क तो आएगा, ऐसा नहीं है कि एचयूएल को सारा बहुत ही फायदा मिल जाएगा, बिकॉज बाकी लोग भी ये चीज की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो दैट मार्केट रिस्क इज ऑफ कोर्स देयर। एंड थर्ड थिंग इज एग्जीक्यूशन रिस्क, कि जो पाथ अभी मिनिमलिस्ट का था, दिन के मान लो 100 यूनिट बना रहे, कल को ये चीज हम लाखों यूनिट बनाएंगे, तो क्या वो चीज हम सेम चीज को रिटेन कर पाएंगे? जो इथोस है इनके प्रोडक्ट्स का, जो कस्टमर्स, जो प्रोडक्ट्स की जो फील है, राइट? सो विल दैट बी मेंटेन्ड अगर ये चीज स्केल कर दी जाती है तो, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर एग्जीक्यूशन रिस्क। तो ये सारी चीजें इनको देखना पड़ेगा व्हेन दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग ऑन। ओके, लेट अस ड्रॉ द लेसन्स फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए यहां पर क्या लेसन निकल के आता है। फर्स्ट थिंग इज डील सोर्सिंग। जब एक डील की जा रही है, आज जैसे जनवरी में 2025 में ये न्यूज आ रही है, अनाउंस हो रहा है कि एचयूएल मिनिमलिस्ट को खरीद रहा है, पर इसके पीछे की स्टोरी समझिए। मिनिमलिस्ट आज से कई साल पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ बैठे होंगे, इन्होंने कई सालों तक हो सकता है कॉफी मीटिंग्स की होंगी, कई लोगों से इन्होंने मुलाकात की होगी, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने कई लोगों से डिस्कशन किया होगा कैसे एक्विजिशन हो सकता है, एंड फिर कई सालों की मेहनत के बाद आज ये
न्यूज़ आपको सुनने को मिली होगी. सो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर आपको एक फ्रूटफुल डील करवानी है, राइट, देखिए अब जब ऐसी डील आपके हाथों से होगी तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप भी पैसा कमाओगे एंड आप इंडस्ट्री में एक रेपुटेशन भी कमाओगे. सो इफ यू वांट टू डू गुड डील सोर्सिंग, डोंट सी कि कौन सी कंपनी मार्केट में आ गई है बिकने के लिए. उस कंपनी के लिए तो और भी कंपिटिटर्स आ गए हैं, राइट. तो आप एक बहुत अच्छी डील क्रैक कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज सामने वाला बहुत प्रीमियम मांगेगा मार्केट में उतरने के बाद. अगर आपको डील सोर्सिंग करनी है, एक अच्छी डील आपको क्रैक करनी है, तो आपको जब भी कोई कंपनी तैयार हो रही है ना मार्केट में आने के लिए, उससे 2 से 3 साल पहले से ही आपको उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, ताकि जब तक वो तैयार हो मार्केट में आने के लिए तब तक ये कंपनी आपके साथ बिल्कुल लाइन में है, एंड ऑल्सो आप इसके लिए सही बायर्स भी ढूंढ सको एंड डील को एकदम अच्छे से क्लोज करवा सको. ओके, विच शुड बी अ विन फॉर द बायर ऑल्सो एंड फॉर द सेलर ऑल्सो. ठीक है. सो दैट इज द लेसन ऑन डील सोर्सिंग कि हमको एडवांस में बातें शुरू कर देनी चाहिए. ओके, एंड दैट इज हाउ डील सोर्सिंग इज डन. ऐसे ही होता है. ओके, मिनिमलिस्ट या कोई भी कंपनी हो, वो आज आई है ना एक्विजिशन के लिए, आज न्यूज आई है, तो काम 3 साल पहले शायद इन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया होगा. नेक्स्ट इज डील एग्जीक्यूशन. अब इस पर्टिकुलर डील में मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी. क्यों? बिकॉज नंबर 1, सबसे पहले एचयूएल को क्या चाहिए? एचयूएल को चाहिए था इस कंपनी को जब वो खरीदे तो उसको कंट्रोल मिल जाए. क्या 90.5% स्टेक खरीदने के बाद एचयूएल को इमीडिएटली कंट्रोल मिल गया? द आंसर इज यस. वो लोग खुश. इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए था? कंपनी के जो पुराने इन्वेस्टर्स थे मिनिमलिस्ट के, उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था लिक्विडिटी. ऑलमोस्ट खरीद ली हमने, ऑलमोस्ट खरीद ली, शायद थोड़ा बहुत फाउंडर्स का स्टेक बचा होगा, राइट. तो उनको जो चाहिए था वो मिल गया, वो भी खुश. फाउंडर्स को क्या चाहिए था? फाउंडर्स को वही चाहिए था कि हम एकदम से इमीडिएटली कंपनी से ना निकल जाएं, राइट. तो उनके पास एक स्किन इन द गेम रह गया. भाई 9.5% अभी भी आपका है, आप एकदम से ओनर से एम्प्लॉय नहीं बने हो. तो मतलब इनको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रोवाइड कर दिया हमने इस डील से कि 9.5% अब भी आपका है, आप अभी भी मालिक हो, आप एकदम से एम्प्लॉयज नहीं बन गए हो. तो दैट साइकोलॉजिकल कंफर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू माइट साउंड इट फनी, बट दिस इज a very very important thing. Okay, I might sound very funny, but this is very very important. Okay, this is very very critical. And the third thing is value creation. देखिए, वैल्यू क्रिएशन के केस में जब एक स्ट्रैटेजिक बायर आप ढूंढ के ला रहे हो, राइट, एक स्ट्रैटेजिक बायर जब किसी कंपनी का एक्वायर कर रहा है, उसको ये सिखाने की जरूरत नहीं होती है कि आप इस कंपनी से वैल्यू क्रिएशन कैसे करोगे. इनको जैसा मैंने कहा कि ड्यू डिलीजेंस के टाइम से ही पता चल जाता है कि ये करना है मुझे. जैसे ही कंपनी एक्वायर होगी अगले 100 दिनों में ये किया, और इस तरह से प्रोडक्ट हिट, इस तरह से रेवेन्यू, इस तरह से प्रॉफिट, सारी चीजें इनको पहले ही दिखने लग जाती है. सो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर यू नीड टू एंश्योर कि जब एक डील हो रही है बायर को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, राइट. इट शुड बी अ विन विन फॉर द बायर ऑल्सो, कि वो खरीद रहा है चाहे प्रीमियम पे भी खरीद रहा है तो भी सामने वाले को बेनिफिट मिले. सेलर के लिए उसकी जो भी नीड्स हैं, चाहे उसको थोड़ा कंट्रोल चाहिए, चाहे उसको लिक्विडिटी चाहिए, वॉट एवर इज द नीड, वो फुलफिल होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट बैंकर को तो ऑफकोर्स सेटिस्फैक्शन मिल ही रहा है, कमीशन मिल ही रही है, दैट इज अनदर थिंग. बट when it is a win-win situation for the buyer as well as the acquirer, then only you can say that you have done a successful M&A deal. Okay, future outlook and implications. So what will be the impact on the industry, right? There will be consolidation, मतलब और acquisitions होंगे मार्केट में. अभी जितने प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं D2C मार्केट में, वो इतने नहीं रहेंगे. या तो आपस में ये मर्ज होंगे और बड़ा बनेंगे, या फिर जायंट्स के साथ, जो एफएमसीजी जायंट्स हैं, उनके साथ ये एक्विजिशन होगा ताकि मार्केट में और कंसोलिडेशन हो. एंड दिस इज गोइंग टू हैपन. एंड वैल्यूएशन बेंचमार्क्स आर आल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस डील. अब एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश हो गया है. आने वाले टाइम में कोई भी डील होगी तो ये डील को रेफर जरूर किया जाएगा. देन इफ यू टॉक अबाउट एचयूएल ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां से मिनिमलिस्ट के एक्विजिशन से
HUL को एक मौका मिल गया है अपने पोर्टफोलियो को प्रीमियमाइज करने का, राइट, एंड दे हैव ऑल्सो गॉट डिजिटल कैपेबिलिटी बिल्डिंग, राइट। थर्डली, मिनिमलिस्ट के लिए 1,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है आने वाले 3 सालों में, ओके, एंड दे विल ऑल्सो बी एक्सपांडिंग इंटरनेशनली, राइट। सो दिस इज द गोइंग ahead, you know, for the industry and for the companies as well. D2C focus is now shifting from growth to profitability, right? पहले क्या हो रहा था, कुछ साल पहले ही, मतलब companies would be doing growth at all cost, but now the shift is happening that वो growth के साथ साथ profitability को भी ध्यान दे रहे हैं, and they are inching towards profitability. The mindset is now totally shifting towards profitability, right? So that change is definitely happening. Okay, so with this we conclude this case study. I hope there is, you know, good amount of learning from this case study. आप मुझे comments में बताइए आपको इस particular deal से क्या सीखने को मिला, and with this we conclude the not just this case study but the entire investment banking series. And share your feedback with us. ये PPTs and other resources के लिए PW की वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए, फ्री इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स में एनरोल कर लीजिए, आपको सभी रिसोर्सेज वहाँ पर एक जगह पर स्ट्रक्चर तरीके से मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो ऑन 3rd August वी आर ऑल्सो हैविंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, जिसके ज़रिए आपको हमारा जो पेड प्रोग्राम है इन एसोसिएशन विद PwC इंडिया, उसका बिल्कुल फ्री एक्सेस मिल सकता है, विच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर career. So do attempt that. Best wishes. Thank you.